शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। रूस के बैंकों को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क स्विफ्ट से अलग किए जाने के बाद रूसी लेंडर्स के साथ भारतीय बैंकों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अचानक अटक गए हैं। लाइव मिंट ने 2 बैंकर्स के हवाले यह खबर दी है। ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में सेटल होते हैं और इनमें अमेरिकी बैंक शामिल होते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शन अब रूसी एंटिटीज के साथ नहीं हो सकते। यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल ओफैक द्वारा प्रतिबंधित एंटिटीज की सूची के जरिए लागू स्विफ्ट प्रतिबंधों का अनिवार्य रूप से यही मतलब है कि बैंक इस सूची में शामिल लेंडर्स या एंटिटीज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। बुधवार 2 मार्च 2022 के कारोबार में बजाज ऑटो ईटीडी, आइचर मोटर्स ईटीडी और टीवीएस मोटर्स को ईटीडी जैसे टू व्हीलर के शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। कल इन कंपनियों के फरवरी महीने के बिक्री आंकड़े आए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक इनके होलसेल बिक्री के आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे हैं। आज के शुरुआती कारोबार में बजाज ऑटो लॉस्ट 5.3%, आइचर मोटर्स फेल 1.2% और टीवीएस मोटर्स ईटीडी 2.5% की गिरावट देखने को मिली। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि टू व्हीलर कंपनियों के फरवरी बिक्री आंकड़ों में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और ग्रामीण मांग पर दबाव का असर देखने को मिला है। मंगलवार को आए ऑटो बिक्री आंकड़ों के मुताबिक फरवरी महीने में मार्केट लीडर हीरो मोटोकॉर्प की होलसेल बिक्री सालाना आधार पर 29% की कमजोरी के साथ 3.58 लाख यूनिट पर रही है। इस अवधि इसकी घरेलू बिक्री भी 31.57% की गिरावट के साथ 3.31 लाख यूनिट पर रही है। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी ने घरेलू बाजार में 4.84 लाख यूनिट बेचे थे। मल्टी बैगर पेनी स्टॉक्स। रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के चलते पिछले करीब 15 दिनों से ग्लोबल बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इस जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भारतीय बाजारों में कुछ ऐसे शेयर रहे हैं जिन्होंने इस अवधि में अपने निवेशकों को मालामाल बनाया है। इन स्टॉक्स ने पिछले 1 महीने में शेयर धारकों की वेल्थ दोगुनी कर दी है। यहाँ हम ऐसे 5 स्टॉक्स की सूची दे रहे हैं जो पिछले 1 महीने के मल्टीबैगर साबित हुए हैं। आइए डालते हैं इन पर एक नजर। IL इस स्मॉल कैप स्टॉक में आज अपर सर्किट लगता नजर आया। पिछले 1 महीने में यह XT ग्रुप का शेयर 38.65 रुपए से बढ़कर 99.10 रुपए पर आ गया है। इस अवधि में इसमें 155% की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक का वर्तमान ट्रेड वॉल्यूम 2541 है जो अपने 20 दिनों के औसत ट्रेड वॉल्यूम यानी 4970 का लगभग 50% है। BLS इन्फोटेक पिछले 1 महीने में इस स्मॉल कैप पेनी स्टॉक ने करीब 155% का रिटर्न दिया है और यह 1.59 रुपए से बढ़कर 4.07 रुपए पर आ गया है। इस साल अब तक मल्टीबैगर स्टॉक में 500% की बढ़त देखने को मिली है। इस स्टॉक का वर्तमान ट्रेड वॉल्यूम 2,65,732 है जो कि 11,83,686 के इसके 20 दिनों के औसत वॉल्यूम से काफी कम है। कंपनी का मार्केट कैप 178 करोड़ रुपए है। गणेश होल्डिंग यह स्मॉल कैप XT ग्रुप का स्टॉक है जो पिछले 1 महीने में 23.70 रुपए से बढ़कर 59.15 रुपए पर आ गया है। 1 महीने में यह शेयर 150% चढ़ा है। 2022 में अब तक यह मल्टीबैगर स्टॉक 165% की बढ़त दिखाते हुए 16.20 रुपए से चढ़कर 59.15 रुपए पर आ गया है। इस स्टॉक का वॉल्यूम कम है और इसका मार्केट केवल 2 करोड़ रुपए है। यह बहुत जोखिम वाला स्टॉक है। गुडचिम डिस्टिलर्स इंडिया पिछले 1 महीने में XT ग्रुप का यह शेयर 255.50 रुपए से बढ़कर 677.15 रुपए पर आ गया है। 1 महीने में यह शेयर 165% भागा है। 2022 में अब तक यह शेयर 148 रुपए से बढ़कर 677 रुपए पर आ गया है और इस अवधि में इसने करीब 360% का रिटर्न दिया है। यह भी काफी लो वॉल्यूम वाला शेयर है और इसका वर्तमान मार्केट कैप 10 करोड़ रुपए है। रूस यूक्रेन की जंग में पूरे एनर्जी बास्केट में आग लगी हुई है। मेटल और कमोडिटी में जबरदस्त हलचल है। ये संकट कुछ कंपनियों के लिए अवसर है और कुछ कंपनियों के लिए आपदा बनकर सामने आई है। कच्चे तेल के 112 डॉलर प्रति बैरल पार निकलने से एक्सप्लोरेशन शेयरों की रौनक बढ़ी है। ONGC और HOEC 3% से ज्यादा भागे हैं। SELAN एक्सप्लोरेशन ने 8% की छलांग लगाई।
इस हफ्ते निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 4% मजबूत हुआ। हालांकि क्रूड की तेजी से पेंट शेयरों पर दबाव बढ़ा है। CNBC आवाज के यतिन मोता ने बताया, रूस यूक्रेन संकट किन कंपनियों के लिए अवसर है और किसके लिए आपदा। यतिन ने बताया कि रूस तेल और अन्य कमोडिटी का बहुत बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा यूक्रेन भी कई कमोडिटी का निर्यात दूसरे देशों को करता है, इसलिए इनके यहाँ संकट होने से इन कमोडिटी की सप्लाई सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। ये इस आपदा से तेल में उबाल देखने को मिल रहा है। ONGC ऑयल के लिए पॉजिटिव। इस समय ये संकट ONGC ऑयल के लिए पॉजिटिव साबित होता दिखाई दे रहा है। ये दोनों कंपनियां गैस और तेल दोनों में कारोबार करती हैं, इसलिए इन्हें दोनों मोर्चों पर फायदा होता नजर आ सकता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोपियन गैस की कीमतें 22% बढ़ी हैं। इसकी वैश्विक रूप से सप्लाई कम होने की आशंका से इसमें उछाल नजर आ रहा है। HPCL, BPCL, IGL और गुज गैस के लिए नेगेटिव। यतिन ने आगे कहा कि इस संकट का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पेट्रोल और गैस की कीमतों में उछाल आने से HPCL, BPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कारोबार पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वहीं गैस की सप्लाई प्रभावित होने से इसके दाम बढ़ेंगे। IGL, गुज गैस के लिए नेगेटिव है क्योंकि बढ़ती गैस कीमतों से मार्जिन पर असर हुआ है। विदेश मंत्रालय मार्क ने बुधवार को कहा कि सरकार की सलाह रूस के इनपुट पर आधारित है, जिसमें भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन में खार्किव छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत सरकार संघर्ष क्षेत्र में फंसे 20,000 से ज्यादा नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ काम कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अनुमान है कि अभी तक लगभग 17,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन की सीमाओं को छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6 उड़ानें भारत पहुंची हैं, जिससे भारत में कुल उड़ानों की संख्या 15 हो गई है और इन उड़ानों से लौटने वाले भारतीयों की कुल संख्या 3,352 है। मेटल शेयरों में धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। 2 सत्रों में निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 9% उछला। वहीं इस साल 27% उछलकर हिंडाल्को नए शिखर पर पहुंच गया है। वेदांता भी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम की रिकॉर्ड कीमतों ने भी मेटल इंडेक्स की तेजी में जोश भरा है। इस एल्यूमिनियम का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। जिंक का भाव 16 सालों की ऊंचाई पर, जबकि निकेल का भाव 11 सालों की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं कोयले की कीमतें 8 महीनों के ऊंचाई पर कारोबार कर रही हैं। जंग के बीच भागे बेस मेटल्स की रिपोर्ट के मुताबिक एल्यूमिनियम की चाल पर नजर डालें तो एक हफ्ते में इसमें 3.59%, एक महीने में 11.50% की तेजी नजर आई है। वहीं इस साल अब तक इसमें 23.88% का उछाल देखने को मिला है। जिंक की चाल देखें तो एक हफ्ते में इसमें 3.44%, एक महीने में 2.23% की तेजी नजर आई है। वहीं इस साल अब तक इसमें 6% का उछाल देखने को मिला है। निकेल की चाल पर नजर डालें तो एक हफ्ते में इसमें 3.05%, एक महीने में 8.75% की तेजी नजर आई है। वहीं इस साल अब तक इसमें 20.94% का उछाल देखने को मिला है। JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड समेत 21 कंपनियों ने कोयला खदानों की ताज़ा नीलामी के लिए बोली लगाई है। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। कोयला मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी श्रृंखला के चौथे भाग की प्रक्रिया के तहत यह बोलियां मंगाई गई है। मंत्रालय के अनुसार नीलामी में रखी गई 11 कोयला खदानों में से 5 को एक बोलियां मिली है। वही छत्तीसगढ़ में गारे पालमा F6 के लिए सबसे अधिक 8 बोलियां प्राप्त हुई हैं। क्विंट डिजिटल मीडिया के शेयरों ने आज 20% तेजी के साथ अपर सर्किट छू लिया। देश के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अदानी के ग्रुप ने राघव बहल के मीडिया वेंचर क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड QBM में माइनॉरिटी स्टेक लेकर मीडिया व्यवसाय में कदम रख दिया है। QBM क्विंट डिजिटल मीडिया की सहयोगी कंपनी है। इससे क्विंट डिजिटल मीडिया का शेयर सुबह BSE पर 20% अपर सर्किट के साथ 483.40 रुपए पर पहुंच गया। अदानी का नाम जुड़ते ही यह स्टॉक रॉकेट बन गया। हालांकि इस सौदे में हुए लेन देन की रकम का खुलासा नहीं किया गया है।
QBM कारोबार एवं वित्तीय समाचार देने वाली कंपनी है और ब्लूमबर्ग क्विंट नाम के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म का संचालन करती है। ब्लूमबर्ग ने खुद को अलग किया। हालांकि अदानी ग्रुप के QBM से जुड़ने के साथ ही अमेरिकी कंपनी ब्लूमबर्ग मीडिया ने इस उद्यम से खुद को अलग कर लिया। ब्लूमबर्ग मीडिया के अलग से जारी एक बयान में कहा कि वह QBM के साथ अपने संयुक्त उद्यम से अलग हो रही है। अदानी ग्रुप पोर्ट से लेकर बिजली क्षेत्र तक कारोबार का संचालन करता है। पिछले कुछ महीनों से समूह के मीडिया व्यवसाय में भी कदम रखने की चर्चाएं चल रही थी। HDFC बैंक फाइनेंशियल कंपनियों विशेषकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के शेयरों में जारी बिकवाली के दबाव के HDFC बैंक के शेयर बुधवार को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 5% तक गिरकर 1358 रुपये के स्तर पर आ गए। प्राइवेट सेक्टर के लैंडर का स्टॉक अप्रैल 2021 के बाद के अपने निचले स्तर पर बना हुआ है। 12 अप्रैल 2021 को शेयर ने अपना 52 हफ्ते के लो 1353.10 रुपये का स्तर छुआ था। सेशन के अंत में HDFC बैंक का शेयर 3.34% की कमजोरी के साथ 1378.55 रुपये पर बंद हुआ। एक साल में 13% फिसला स्टॉक। पिछले एक सप्ताह में 10% की कमजोरी के साथ HDFC बैंक का प्रदर्शन खासा कमजोर रहा है, जबकि इसकी तुलना में सेंसेक्स में 3.5% की गिरावट आई है। बीते एक साल में स्टॉक 13% फिसला है, जबकि BSE बेंचमार्क इंडेक्स में 10% की मजबूती दर्ज की गई है। कमजोर प्रदर्शन की ये है वजह। कमजोर प्रदर्शन की कुछ वजहों में मैनेजमेंट में बदलाव, RBI का उसके कार्ड डिजिटल पहलों पर रोक लगाना और कोविड से जुड़ी उथल-पुथल रही है। कार्ड पर रोक अभी तक नहीं हटाई गई है, जबकि निकट भविष्य में उसकी डिजिटल पहलों पर रोक हटने की उम्मीद है। क्या कहते हैं ब्रोकरेज इंक के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट्स का मानना है कि ग्रोथ ट्रेंड्स में सुधार और एसेट क्वालिटी के कंट्रोल में होने के साथ ही HDFC बैंक का रिटर्न रेशियो ROE 17 से 18% अच्छा रहने की उम्मीद है। JP मॉर्गन के एनालिस्ट्स का मानना है, हम HDFC बैंक को एक स्थिर, कम रिस्क और टिकाऊ रूप से बढ़ने वाली कंपनी मानते हैं। हमारी राय में बैंक की अर्निंग्स अच्छे एसेट क्वालिटी प्रदर्शन के साथ टिकाऊ अर्निंग दर्ज करनी चाहिए। बैंक की डिजिटलीकरण की पहलों CSC के जरिए रूरल बिजनेस को प्रोत्साहन और पेमेंट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ से मार्केट में उसकी बढ़त जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि JP मॉर्गन ने स्टॉक को ओवरवेट रेटिंग दे रखी है। यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला करने के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और ये प्रतिबंध लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इन देशों की कोशिश है कि रूस की इकोनॉमी को गहरी चोट पहुंचाकर उसे रोका जाए, लेकिन रूस को भी इस बात का अंदाजा था कि उस पर ये प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसी वजह से उसने इनसे निपटने के लिए कुछ तैयारी की थी। इन तैयारियों में उसकी मदद की उसके शक्तिशाली आर्थिक सहयोगी चीन ने, जिसके साथ उसकी करीबी बीते सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है। दरअसल चीन ने दिसंबर 2021 में ही रूस से तेल खरीदारी बढ़ा दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तेल खरीदारी सऊदी अरब से उसकी तेल खरीद को भी पार कर पहले नंबर पर पहुंच गई है। वहीं रूस के यूक्रेन पर अटैक से 6 दिन पहले चीन को 10 करोड़ टन कोयला बेचने की डील का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा यूक्रेन पर बमबारी से कुछ घंटे पहले चीन ने रूसी गेहूं खरीदने पर अपनी सहमति दी थी। ऐसे में यहाँ हम आपको रूस और चीन की करीबी और रूस चीन के ट्रेड की क्या स्थिति है इस बारे में बताने जा रहे हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड SMIPL ने फरवरी 2022 में घरेलू बाजार में 58,603 वाहन बेचे और 13,597 इकाइयों का निर्यात किया। SMIPL के प्रबंध निदेशक सतोशी उचिदा ने कहा, सेमीकंडक्टर उपलब्धता की जारी बाधाओं के बावजूद हम फरवरी में अपनी विकास गति को बनाए हुए हैं। हम घरेलू और निर्यात बाजार दोनों से एक मजबूत मांग देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।